उज्जैन की चिमनगंज थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान पर कब्जा करने के प्रयास में शामिल बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह बदमाश उज्जैन के फाजलपुरा क्षेत्र में एक महिला के मकान पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने बताया कि जैतून भी पत्नी अब्दुल हमीद निवासी फाजलपुरा का मकान है, जहां वो पिछले 25 सालों से रह रही है। नारायण बाथम नामक बदमाश ने महिला के घर के बाहर अपने मालिकाना हक का पोस्टर लगा दिया था और परिवार के सदस्यों को धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने नारायण बाथम के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश जारी हुए। यह पहली बार नहीं है जब बदमाश ने महिला को परेशान किया। इससे पहले भी महिला और उसके परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करवाई थी। नगर निगम का विशेष सम्मेलन आज आयोजित किया गया, जिसमें वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट पेश किया गया है। इसमें 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं लाखों रुपए की आय भी दर्शाई गई है। नगर निगम का विशेष सम्मेलन आज निगम मुख्यालय में आयोजित किया गया। अध्यक्षता निगम सभापति कलावती यादव ने की। सम्मेलन में कार्यसूची में शामिल 5 प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस दौरान महापौर मुकेश टटवाल ने वर्ष 2025-26 वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें 40 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इस बजट का जहां भाजपा पार्षदों ने मेज थपथपाकर समर्थन किया, वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्षदों ने बजट को खोखला करार देते हुए इस पर कई सवाल उठाए हैं। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि बजट शहर विकास को देखते हुए बनाया गया है। इधर नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बजट पर टिप्पणी करते हुए इसे खोखला करार किया। इस बार 4700 करोड़ से ऊपर का बजट निकल गया है, तो निश्चित से बजट में लगभग 5 गुना की वृद्धि हुई है। 4 गुना से लेकर 5 गुना तक की वृद्धि हुई है। जो बजट 1100 करोड़ रुपए का था पिछली बार, महापौर की एमआईसी ने उसको केवल 3 दिन की बैठक में 1100 करोड़ और बढ़ा दिया। आज महापौर ने यह भी स्वीकार करा है कि मात्र 160 करोड़ रुपए साल भर में 160 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। जब केवल 160 करोड़ की प्राप्ति होती है तो 4782 करोड़ रुपए का बजट फिर क्यों पास किया है? ये बजट पूरा खोखला है। और जिस शहर के अंदर नालियों के चेम्बर लीक नहीं हो पाते हो, पूरे शहर के गड्ढों की रिपेयरिंग नहीं हो पाती है, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं हो पाती है, सारे गार्डनों में कचरा की जगह कचरा है और गाजर घास उग रही है। अनेक प्रकार के इतनी सारी व्याधाओं के बाद आज सारे कांग्रेस के पार्षद साथियों ने इस बजट को ठीक किया है। कहा है आरोप प्रत्यारोप हुए, पर महापौर परिषद और महापौर और ये सब मिलके उस 4780 करोड़ के बजट को पास करेंगे। बजट जो बता रहे हैं पूर्व से आपकी बात 3 गुना बजट प्रस्तुत किया महापौर जी ने, मगर ये टोटल खोखला बजट है। पूर्व में 1100 का बजट था। 1100 का बजट में आज तक शहर में वार्ड में कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ है। इसके पहले वार्ड भ्रमण करके महापौर जी ने गली गली घूमे हैं और लोगों का विरोध झेलना पड़ा है। आज वार्ड में इन्हें नई समिति वाटर चेकिंग के लिए समिति उन्होंने बनाई है, मगर आज की तारीख में जब नल ही नहीं आ रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा 2 दिन तक, तो चेकिंग क्या करेंगे? उसके अलावा मंदिरों में पांडालों के लिए 5,000 रुपये का घोषणा कर रहे हैं। पूर्व में भी जब ये प्रथम महापौर बने थे, शहर में महापौर बन के आए थे, जब इन्हें वादा किया था कि जितने मंदिर है, क्योंकि उज्जैन महाकाल की नगरी है, यहाँ 84 महादेव विराजमान है, और अधिक मास में और सावन में 84 महादेव की यात्रा होती है। तो उस समय देखा गया था कि जो जल संकट रहता है, मंदिरों के बाहर इन्हें ट्यूबवेल की घोषणा की थी कि मैं हर मंदिर के बाहर पानी की व्यवस्था करूंगा कि लोग आके जल चढ़ा सके। वो आतंक की जो घोषणा है, घोषणा ही रह गई है। और इस प्रकार से अभी भी जो बजट प्रस्तुत किया है, खोखला बजट है, लोगों को दिखाने के लिए। क्या है यह बजट हमारे उज्जैन की सभी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, उज्जैन शहर की सभी जनताओं को दृष्टिगत रखते हुए, उज्जैन शहर के सभी नागरिकों की दृष्टिगत रखते हुए, उनकी सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज ये नगर निगम का हमने बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में हमने सारे विषय लिए हैं जो हमारे उज्जैन की आवश्यकता है, चाहे हमारे सड़कों का चौड़ीकरण हो, सड़कों का निर्माण कार्य हो या सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य हो। विशेष करके हमारा उज्जैन धार्मिक रूप से जाना जाता है। यहाँ पे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। उन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने जोड़ी हैं। हमारे साधु संतों द्वारा, सभी के द्वारा
विभिन्न अवसरों पर मांग उठती है कि शहर के अंदर जगह जगह जो मांस की दुकानें हैं, मटन की दुकानें, मुर्गों की दुकानें, इन सबको हमने नगर सीमा के अंदर ही, नगर से बाहर रखने का हमने मार्केट बनाने के लिए 6.5 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान रखा है। साथ ही हमारा उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पे धर्म के कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहते हैं। उनके लिए हमने भजन मंडलियों के समागम देने के लिए एक मंडली को 20-20 हज़ार रुपये देने का हमने प्रावधान किया है। साथ ही नव दुर्गा के अवसर पर जो पंडाल हमारे लगते हैं, जो बस्तियों में माता जी बिठाते हैं, उन सारी संस्थाओं को भी 5-5 हज़ार रुपये देने का हमने प्रावधान किया है। पर्यावरण की दृष्टिगत रखते हुए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, इसके लिए हमने बर्तन बैंक योजना हमने प्रारंभ की थी। उसमें जो शेष वार्ड बच गए हैं, उन वार्डों में भी बर्तन देने के लिए हमने मद रखा है। उज्जैन जिले के खाचरोद में स्थित बरखेड़ा सोसाइटी में गेहूं तुलवाने आए किसानों ने शिकायत की है कि उन्हें 2 से 3 दिन तक खड़े रहने के बाद भी गेहूं तुलवाने का नंबर नहीं आया है। किसानों ने बताया कि इतनी गर्मी में उन्हें पानी और बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं मिलती है। किसानों ने आरोप लगाया है कि सोसाइटी के सचिव और अधिकारी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। वहीं सचिव का कहना है कि गेहूं तुलाई की सभी व्यवस्था और समय पर गेहूं तुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि रात को आए किसानों को अगले दिन तक रुकना पड़ सकता है। इस समस्या को लेकर किसानों में आक्रोश है और उन्होंने सोसाइटी प्रशासन से उचित व्यवस्था करने की मांग की है। 3 दिन हो गए सर, हमें 3 दिन खड़े हो गए, तो क्या बोल रहे हैं अभी तुलवाने के लिए? कांटे कम है ना सर इनके पास में, तो व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था कम पड़ रही है। कौन सी सोसाइटी है ये बरखेड़ा सोसाइटी। कांटे की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसान यहाँ पर 2 से 3 दिन नहीं लग पाए, और जो ट्रैक्टर बाहर खड़े हैं उनको, ताकि अंदर जगह हो रही है तो उनको भी पीछे की साइड टोकन देके तुरंत अंदर की ओर लगाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये बरखेड़ा सोसाइटी है। कितने दिन से आए काम खड़े यहाँ पे? कल शाम से। तो ये कितने ट्रैक्टर लेके आए हो? हम 3 ट्रैक्टर लेके आए। तो तीनों कल शाम से खड़े कि कल शाम से? तो अभी तक नंबर आया कि नहीं आया? नहीं आया। अच्छा। क्या बोल रहे हैं अभी ये? क्या बोल रहे हैं अभी कांटा चल रहा है और सुबह तोला भी लेट चला है। थोड़ा लेट क्यों? लेट चला था? लेट नहीं चला, टाइम से चला होगा, 9 साढ़े 9 बजे चलता है। हाँ। 20 से 22 ट्रॉली निकल जाती है। कभी हेमाल का प्रॉब्लम आता है, वरना ऐसा कुछ इशू नहीं आता है। कंटिन्यूसली रोज रेगुलर ट्राली आ रही है, एक दिन के अंदर किसान बाहर अपने घर पे चला जाता है। समस्या क्या क्या आ रही है? समस्या अभी कुछ नहीं आती है। कभी परिवहन का जब पहले हो रहा था इशू, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे जाने लग गया है। एक बार फायर का कुछ हुआ था, लेकिन वो भी हमने रिजॉल्व कर लिया। हेमाल बरोबर है आपके पास? हाँ, हेमाल पूरा कंटिन्यूसली चल रहा है। कुछ किसानों की शिकायतें थी कि उनको 2-2 दिन हो गए हैं। नहीं, 2-2 दिन सर, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि किसान रात को, कभी सुबह सुबह जल्दी आया तो ट्रॉली बढ़ने की वजह से कुछ हो जाता है। कभी हेमाल जल्दी जाने का हम वो करते हैं कोशिश, बट हम करते हैं कि उनको मतलब नाइट तक चलाएं, जितना हो सके हम उनको करवा रहे हैं। सैटरडे को भी छुट्टी रहती है, लेकिन फिर भी हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं है। सर्वेयर उपलब्ध है आपके पास? सर्वेयर नहीं आया है सर। समिति से हमने मतलब डिमांड जरूर करी थी नान से, लेकिन अभी तक कोई सर्वेयर ना आगे से कोई। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए और सिंहस्थ के चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने समीक्षा बैठक में सभी कार्यों को समय और कार्य योजना के अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए। जैन ने क्षिप्रा नदी को स्वच्छ, अविरल और प्रवाहमान बनाने के लिए निर्माणरत सिलारखेड़ी डैम और कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना के छायन में सेगमेंट बिछाने के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कार्यों की टेक्निकल बारीकियां, साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके अलावा जैन ने सिंहस्थ कार्यों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग निविदा स्वीकृत होने के 24 घंटे में LOA जारी करें, साथ ही निविदा के कार्य में भी तेजी लाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सिंहस्थ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, साथ ही सभी विभाग सिंहस्थ कार्यों की गुणवत्ता जांच समय समय पर करते रहें और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जैन ने निर्देश दिए हैं कि सिंहस्थ से संबंधित कार्यों में केंद्र सरकार के मंत्रालयों और रेलवे की अनुमति लंबित है। उन सभी कार्यों की सूची बनाकर शासन को भेजें, जिससे मंत्रालय स्तर से सीधे चर्चा कर अनुमति प्राप्त हो सके। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए कि उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को सबसे बेहतर तरीके से आयोजित करने के लिए आवश्यक है कि आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम समस्या हो, साथ ही उनका भक्तिभाव के साथ स्नान हो सके। इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएं।
चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से, जी हां, श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर में होगा भव्य आयोजन। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च से हो रहा है, जिसका समापन 6 अप्रैल को होगा। इस बार तिथि घटने से पंचमी और छठवीं एक ही दिन रहेगी। इस वजह से चैत्र नवरात्रि महापर्व 8 दिन का होगा। चैत्र नवरात्रि पर्व शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। शहर के सभी देवी मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिरों में सजावट और विद्युत सजावट का कार्य जारी है। इसी प्रकार शहर के मध्य स्थित श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर भी चैत्र नवरात्रि पर्व पर विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर के पुजारी पंडित वेदांत चौबे ने बताया कि 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। इसी दिन से विक्रम नव संवत्सर की शुरुआत भी हो रही है, इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी क्रम में छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर 30 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना और ज्योति जलाकर नवरात्रि का प्रारंभ किया जाएगा। नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह और संध्या को भव्य आरती के बाद दर्शनार्थियों को ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद वितरित किया जाएगा। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए दर्शनार्थियों के लिए छांव और शीतल जल की व्यवस्था भी की गई है। प्रतिदिन मां को अलग अलग प्रकार का प्रसाद चढ़ाकर वितरित किया जाएगा। नवरात्रि के अंतिम दिन 6 अप्रैल को नवमी पर पूर्णाहुति कर रात्रि को 12 बजे हवन के साथ नवरात्रि का समापन किया जाएगा। इसके बाद 10 तारीख को सुबह 11 बजे कन्या पूजन और कन्या भोजन किया जाएगा। पुजारी पंडित वेदांत चौबे ने आगे बताया कि चामुंडा माता मंदिर पर प्रतिदिन यज्ञ और माता जी का पाठ किया जाता है। साथ ही जन कल्याण के लिए प्रार्थना भी की जाती है। यहाँ पर विगत 40 वर्षों से लगातार जन कल्याण के लिए हवन किया जा रहा है और वर्ष 2016 से लगातार गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन प्रसादी का भी वितरण किया जा रहा है। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि पर्व चालू होने जा रहा है। उसी दिन विक्रम नव संवत हिंदू नव वर्ष है। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च रविवार से लेकर 6 अप्रैल रविवार तक चलती रहेगी। इस बार तिथियों की कम होने से नवरात्रि 8 दिन की रहेगी, जिसमें पंचमी और छठ एक ही दिन मनाई जाएगी। मां छत्रेश्वरी चामुंडा मंदिर भक्त समिति द्वारा यह महापर्व मनाया जाएगा, जिसमें नित्य दिन मंदिर समिति द्वारा हवन, पूजन, अर्चना, धूप दीप नैवेद्य एवं माता जी की विद्युत सज्जा करके यह पर्व मनाया जाता है। नागदा तहसील कार्यालय में अभिभाषक जगदीश चावड़ा ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि एक आपराधिक किस्म की महिला द्वारा उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। चावड़ा ने बताया कि यह महिला लोगों से संबंध बनाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल कर लूटती है और नागदा सहित अन्य क्षेत्रों में ऐसे कई मामले थाने में दर्ज हैं। चावड़ा ने बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति का केस लड़ रहे हैं जिसे इस महिला ने फंसाकर पैसे ऐंठे थे। चावड़ा ने आरोप लगाया कि इस महिला ने उन पर और उनके भाई पर झूठे आरोप लगाए हैं और थाने में आवेदन दिया है। चावड़ा ने बताया कि महिला के आवेदन में कहा गया है कि उन्होंने महिला को रास्ते में रोककर अपशब्द कहे और हाथ पकड़ा, लेकिन चावड़ा ने बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे सच्चाई सामने आ सकती है। उन्होंने तहसील कार्यालय में ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। मैंने 25 तीन 2025 को जन सुनवाई नागदा में जो एसडीएम कार्यालय में आयोजित की जाती है, उसमें मेरे खिलाफ एक झूठी शिकायत थाने में की गई थी 11/1/2025 को। महिला थी आशा गहलोत, आशा भाई पिता मोहनलाल गहलोत। इसने 11/1/25 को मेरे खिलाफ ये शिकायत करी कि ये पेट्रोल पंप पे मुझे रोका, तो मुझे कहा कि भाई सबको बांटती है और मेरे को डांटती है, ऐसा कह के मुझे छेड़ा और हाथ पकड़ के बदतमीजी करी। जबकि मैं 11/1/2025 को वहाँ पर था ही नहीं, ना पेट्रोल पंप जहाँ की बात कर रहे हैं पेट्रोल पंप पे वहाँ पर पास में सीसीटीवी फुटेज है और मेरी गाड़ी में कभी मैं पेट्रोल भराता नहीं, मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक है और मैं इसी रास्ते से, मेरा घर भी इधर ही जी ब्लॉक में है, तो मैं उधर से आता जाता हूँ। 11/1/2025 को जो इसने शिकायत करी थी उसमें ये लिखा है कि थाना प्रभारी पिंकी आकाश पर दबाव बना रहे हैं जगदीश चंद्र चावड़ा और उसके भाई रमेश चावड़ा, और मेरी FIR बाबूलाल सोलंकी के खिलाफ नहीं करने दी जा रही, जबकि हमारा कोई अधिकार नहीं है थाने पे। वो थाना प्रभारी जाने और वो जाने। थाना प्रभारी ने इनको इसलिए भगाया कि थाना प्रभारी इस महिला के पुराने रिकॉर्ड जानती थी
जीवलाग क्षेत्र में ही खजुराला बाबा के पास विक्रम नाम का एक व्यक्ति था, जिसके साथ इसने शादी करी। उस पर 5 प्रकरण लाद किए और उसका सारा सामान लूट के पहली गई, और वो विक्रम भी इसका पति। उसके बाद इसने हर बार ये कई लोगों को लुटेरी दुल्हन के रूप में कार्य करती है और इसके साथ पूरी गैंग गिरोह काम करता है। इसके साथ जो पत्रकार बन के आते हैं, उसमें 11/1 को जो इन्होंने जो ज्ञापन दिया था पुलिस थाना नागदा में, उसके साथ पत्रकार भी सम्मिलित थे, जिसमें अर्चना प्रजापति, जया बघेल और अशोक दायम, इन लोगों ने वहाँ पे उसका इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा जो था विष्णु किससे संबंध है, विष्णु मेरी क्लाइंट रही है। मेरे साथी एक अजय जूनवाल थे, उनके साथ मिलकर मैं उनका प्रकरण लड़ता था। घरेलू उनके जो प्रॉपर्टी के संबंध थे, इस संबंध में मैं संजय माथुर साहब को बयान भी दे चुका हूँ। सांसद अनिल फिरोजिया ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बिग बॉस और अन्य ओटीटी शो में बढ़ती अश्लीलता का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि यह शो भारतीय समाज के लिए चिंता का कारण बन गया है और इसका नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। फिरोजिया ने कहा कि बिग बॉस शो में अश्लीलता और विवादों का स्तर बढ़ गया है, जो न केवल दर्शकों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि शो में अक्सर गाली गलौज, यौन शोषण की स्थिति और विवादित व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है। फिरोजिया ने आगे कहा कि यह शो समाज में उस मानसिकता को बढ़ावा देता है जो अश्लीलता और विवादों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन है और इनका मजाक उड़ाना सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं और बच्चों पर इस तरह के कार्यक्रमों का प्रभाव बहुत गहरा होता है और उन्हें यह सिखाया जाता है कि विवादों और अश्लीलता से शो की टीआरपी बढ़ती है। में अक्सर गाली गलौज, यौन शोषण की स्थिति और विवादित व्यवहार को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई बार पतियों के निजी जीवन की गंदगी को भी सार्वजनिक रूप से दिखाया जाता है, जिससे न केवल उसका अपमान होता है बल्कि अन्य लोगों को भी गलत दिशा में प्रेरित करता है। यह शो समाज में इस मानसिकता को बढ़ावा देता है कि अश्लीलता और विवादों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना और इसका मजाक उड़ाना सामान्य बात है। हमारे युवा और बच्चों को इस कार्यक्रम का बहुत गहरा असर हो रहा है। यह सिखाया गया विवादों और अश्लीलता से शो की टीआरपी बढ़ती है। अब सलमान खान जो कि एक शो के होस्ट है, सलमान खान की लोकप्रियता और उनके व्यक्तित्व की वजह से इस शो की पहुंच बड़ी हो जाती है, लेकिन उनकी भूमिका और देश को लेकर उनका दृष्टिकोण अक्सर विवादों में गिरा रहता है। सलमान खान कभी कभी शो में विवादित और हंसी मजाक को बदल देते हैं, जो कि घटना को गंभीरता से लेने की बजाय हल्के तौर पर दिखाया जाता है। माननीय महोदय सभापति महोदय, मैं आपसे ये मांग करता हूँ कि मान्यवर इस शो को और ऐसे कई शो जो टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है जिससे समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। उज्जैन बार एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आज अंतिम सूची का प्रकाशन चुनाव अधिकारी ने कर दिया है। इस बार 1621 अधिवक्ता मतदान करेंगे, जिसमें इस बार 90 से अधिक नवीन युवा अधिवक्ता भी इस बार मतदान करेंगे। इस बार का चुनाव विशेष रूप से चर्चा में है क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए पहली बार 7 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। कुल 36 उम्मीदवार विभिन्न पदों पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय गिरिया ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उप निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रकाश डाबी और सुभाष यादव के साथ साथ करीब 35 सहायक निर्वाचन अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। उज्जैन बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भूपेंद्र सिंह कुशवाहा, गोविंद शर्मा गुरु, महेंद्र सोलंकी, मनोज यादव, ओम सारवान, संजय गोयल और विकास कपूर मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए मुकेश उपाध्यक्ष, सुरेंद्र मेहता और स्नेहिल गहलोत चुनाव मैदान में हैं। वहीं सचिव पद के लिए मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर प्रकाश चौबे, रीति कटारिया और शैलेश मनाना के बीच मुकाबला होगा। इसके अलावा सह सचिव पुस्तकालय पद जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसके लिए कमलेश अहिरवार और सुमन लता चौरसिया मैदान में हैं। सह सचिव अधिवक्ता कल्याण पद के लिए बाबूलाल चौहान और संदेश परिहार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी के साथ कार्यकारिणी सदस्य के 16 पदों के लिए वीरेंद्र गुर्जर, विजय जायसवाल, आशीष भदाले, रवि शर्मा, अंकित खराड़ी, दशरथ परमार, भारत मालवीय, राजेश कुमार, कपिल, नवीन जायसवाल, गुंजन गोयल, उस्मान गनी, ममता जोशी, आरती सिंह, प्रभा बैरागी, श्रेया चौहान और वंदना जैन कुचेरिया मैदान में है।
इसी प्रकार से उज्जैन बार एसोसिएशन के चुनाव में कुल 36 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो विभिन्न पदों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये चुनाव न केवल उज्जैन के अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये कानूनी पेशे की दिशा और भविष्य को भी प्रभावित करेगा। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है और वे मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 7 अप्रैल को होने वाले मतदान में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से प्रत्याशी मतदाताओं का विश्वास जीतने में सफल होते हैं। कल हम लोगों ने जो उम्मीदवारों की अंतिम सूची थी वो जारी कर दी हमने, और इसके तहत अध्यक्ष पद के लिए जो प्रमुख पद है, चीफ ऑफिसर है हिमाल के, उनके लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। और 7 उम्मीदवारों में अगर अल्फ़ाबेटिकल में कोशिश करूं तो भूपेंद्र सिंह कुशवाहा, उसके बाद श्री गोविंद शर्मा गुरु, उसके बाद महेंद्र सोलंकी, मनोज यादव, ओम सारवान जी और विकास कपूर और मनोज यादव, ये 7 लोग टोटल मैदान में हैं। अध्यक्ष पद है तो सचिव पद के लिए लगभग 4 उम्मीदवार मैदान में हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस प्रकार कुल 36 प्रत्याशी इंक्लूडिंग द कार्यकारिणी मैदान में। कितने वो है सदस्य हैं और मतदान कब है? अभी तक जो फाइनल मतदाता सूची हमने जारी की है 1621 मतदाता हमारी बाढ़ के हैं। लगभग 90 से 92 नए सदस्य, नए युवा पहली बार इसमें चुनाव में वोट डालेंगे और मतदान जो है 7 अप्रैल 2025 को होगा। परिणाम कोशिश है उसी दिन जारी करेंगे। चुनाव बड़ा है, समय उसमें लग सकता है, लेकिन कार्यकारिणी का हो सकता है हम पर आगे डेफर करना पड़े अगले दिन के लिए, लेकिन पदाधिकारियों का तो उसी दिन निश्चित रूप से हम लोग जारी कर देंगे। निर्वाचन अधिकारी किस प्रकार से चुनाव पे अपनी नजर रखे हुए हैं? आज हम लोगों की मीटिंग रखी थी, लगभग 35 हमारे मेरे साथी, मेरे जो उप निर्वाचन अधिकारी के रूप में डॉक्टर प्रकाश दाबी, सुभाष यादव जी, और इसके साथ में निर्वाचन सचिव के रूप में विष्णु दीक्षित जी, और तमाम जितने भी साथी लोग हैं जो चुनाव का, इन लोगों को कई बार के चुनाव का अनुभव है। पिछली बार बाहर के चुनाव में भी ये सब लोग एक्टिव रहे थे। तो लगभग 30 से 35 की संख्या में सहायक निर्वाचन, चूँकि निर्वाचन बड़ा है, चुनाव बड़ा है, 35 की संख्या में सहायक निर्वाचन अधिकारी का हमने नियुक्त किए हैं और हम पूरी टीम सब मिलकर इस निर्वाचन को सफलतापूर्वक करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बात की गारंटी हम सब निर्वाचन अधिकारीगण मुख्य रूप से देते हैं पूरी बार को, पूरे शहर को, कि चुनाव निष्पक्ष होंगे और चुनाव जो है पूरे डिग्निफाइड तरीके से होंगे और पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से चुनाव में, इस बात की गारंटी है। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव को खंगार क्षत्रिय समाज सेवा विकास समिति द्वारा ज्ञापन देकर यूनेस्को की सूची में शामिल गढ़कुढ़ार जिले का इतिहास संरक्षित करने की मांग की गई है। दरअसल यूनेस्को की सूची में गढ़कुढ़ार जिले को बुंदेलाओं की धरोहर बताया गया है, जबकि उनके पहले खंगार समाज के गौरव महाराजा खेत सिंह और उनकी पीढ़ी द्वारा 165 वर्षों तक राज किया गया था। गढ़कुढ़ार के भव्य किले का निर्माण भी महाराज खेत सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। तभी से आज तक खंगार समाज राजा खेत सिंह की जयंती भी मनाता आ रहा है। खंगार समाज के उज्जैन संभाग के अध्यक्ष CR पवार और प्रदेश अध्यक्ष अनिल परिहार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन सौंपकर खंगार क्षत्रिय समाज के गौरव और आस्था के केंद्र रहे महाराजा खेत सिंह की ऐतिहासिक धरोहर गढ़कुढ़ार जिले के इतिहास के साथ छेड़छाड़ न करते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को की सूची में राजा खेत सिंह के इतिहास को जोड़ने के लिए मांग की है। साथ ही हमें ज्ञापन देना था क्षत्रिय खंगार समाज महासभा, क्षत्रिय खंगार समाज सेवा विकास संघ समिति की ओर से ज्ञापन देना था कि यूनेस्को की सूची में जो 17-18 धरोहरों का नाम अंकित किया गया है उसमें बुंदेलों का उल्लेख दिया गया है, जबकि सन 1182 से लेके 1347 तक लगातार 165 वर्ष तक महाराजा खेत सिंह खंगार और उनकी पीढ़ियों 5 पीढ़ियों ने राज्य किया और क्षत्रिय खंगार महासभा मतलब क्षत्रिय खंगार बंधुओं का जो किला है गढ़कुढ़ार, उसे बुंदेलों के नाम से न अंकित करते हुए खंगार शासकों के नाम अंकित किया जाए। हमारा यही निवेदन हम प्रस्तुत करने के लिए आए थे मुख्यमंत्री जी से। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2025 के तहत विक्रम नाट्य समारोह के 6वें दिन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल द्वारा तैयार और
लोकेंद्र त्रिवेदी द्वारा निर्देशित वराह मिहिर का मंचन किया गया। इस नाटक में वराह मिहिर के जीवन और उनके कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। नाटक के माध्यम से यह दिखाया गया है कि वराह मिहिर को अपने पिता से काल गणना का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने इसे और आगे बढ़ाया। नाटक में वराह मिहिर के सहपाठी द्वारा लिखे जा रहे ग्रंथ पंच सिद्धांतिका के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा नाटक में सम्राट विक्रमादित्य और वराह मिहिर के बीच के संबंधों को भी दिखाया गया है। विक्रमोत्सव के तहत विक्रम नाट्य समारोह के अगले दिनों में और भी कई नाटकों का मंचन किया जाएगा। 28 मार्च को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा तैयार किया नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रस्तुति होगी। समारोह के अंतिम दिन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय द्वारा तैयार किया गया नाटक मृच्छकटिकम का मंचन होगा। सही और सटीक गणना का एक अनुमानीय वैज्ञानिक उदाहरण प्रस्तुत किया है।